Hello students, welcome all of you in your geography class and I hope you are well. So today we are going to read a new chapter, that is migration, its types, causes and consequences. So in this chapter we read about the types of migration, its effect, harmful, positive and negative on the society, its types and the causes, why people migrated, क्यों माइग्रेशन होता है, लोगों की मूवमेंट क्यों होती है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह लोग क्यों जाते हैं, अपने घर से वो दूर चले जाते हैं, दूसरी सिटी में चले जाते हैं, दूसरे टाउन में चले जाते हैं एंड ये डिफरेंट पर्पस के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, शेल्टर के लिए, एजुकेशन के लिए. सो देयर आर सम रीजन बिहाइंड द माइग्रेशन वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. On the basis of duration, migration is of two type. One is permanent and another one is temporary. Permanent, जब आप permanent कहीं पर सेटल हो जाते हैं, माइग्रेट हो गए हैं, आपने जो आपका प्लेस था पिछला, लास्ट जो आपका रेजिडेंस था वो छोड़ चुके हैं एंड परमानेंटली आप कहीं पर सेटअप हो गए हैं, दैट इज परमानेंट माइग्रेशन. और टेम्परेरी बेसिस मतलब आप किसी काम के लिए बाहर गए हैं, कुछ टाइम के लिए आए हैं, आप जॉब कर रहे हैं या फिर आपका वो होम टाउन नहीं है, आप वापस से अपने होम टाउन में जाएंगे जॉब कंप्लीट करने के बाद में, दैट इज ऑन टेम्परेरी. सो ड्यूरेशन अगर हम देखते हैं तो उसके बेसिस पर परमानेंट एंड टेम्परेरी इट्स ऑफ टू टाइप. फर्स्ट सेंसस 1881 में पहली बार इंक्लूड करा गया था माइग्रेशन को, और ये माइग्रेशन था, ये बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ पर था. मतलब आप अपने बर्थ प्लेस पर अगर नहीं हैं, बर्थ प्लेस के अलावा किसी दूसरे जगह पर अगर आपको इन्यूमरेशन हो रहा है, मतलब काउंटिंग हो रही है, अगर आप अपने बर्थ प्लेस पर नहीं है तो उन लोगों को माइग्रेशन में ऐड किया गया था, यानी कि बेस किसे लिया गया था, प्लेस ऑफ बर्थ को. नाउ वी विल डिस्कस द प्लेस ऑफ बर्थ माइग्रेशन. एक एग्जाम्पल के साथ में हम ये देखेंगे. इफ द प्लेस ऑफ द बर्थ इज different from the place of enumeration. Enumeration means counting. Counting means census के लिए जो काउंटिंग करी जा रही है पॉपुलेशन की, that is enumeration. तो enumeration का प्लेस और आपका बर्थ प्लेस जब अलग है तो उस टाइप के माइग्रेशन को हम प्लेस ऑफ बर्थ माइग्रेशन कहते हैं. सपोज कीजिए आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आप जॉब कर रहे हैं अभी दिल्ली में, तो जब इन्यूमरेशन हो रहा है तो आपको दिल्ली में काउंट करा जा रहा है, यानी कि आपका मीन्स आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन है वो डिफरेंट है. दैट टाइप ऑफ माइग्रेशन इंक्लूड इन प्लेस ऑफ बर्थ. और 2001 में जब सेंसस हुआ था तो ऐसे जो माइग्रेंट्स थे उनकी काउंटिंग 30% थी, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से 30% जो पॉपुलेशन है वो प्लेस ऑफ बर्थ माइग्रेशन पर बेस्ड थी. नाउ वी विल रीड अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ माइग्रेशन विच इज इंक्लूड इन द सेंसस. सेंसस में जिस टाइप के माइग्रेशन को इंक्लूड करा जाता है वो है प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस. लास्ट रेजिडेंस के बेसिस पर जो माइग्रेशन होता है, कैसे होता है, व्हेन द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन आर डिफरेंट. सो जब काउंटिंग हो रही है उस टाइम पर आप अपने लास्ट रेजिडेंस पर नहीं है, मतलब लास्ट जो आपका जो रेजिडेंस है वहां पर आप नहीं है, आप कहीं बाहर हैं और उसमें आपको इंक्लूड करा जा रहा है, तो उसे कहा जाता है माइग्रेशन बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस. मीन्स अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि आप हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं बट आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, तो हरियाणा आपका बर्थ प्लेस है लेकिन जो दिल्ली है वो आपका लास्ट रेजिडेंस है क्योंकि आप यहाँ पर रह रहे हैं. फर्दर आप दिल्ली से मुंबई आ जाते हैं ट्रेनिंग के लिए 1 मंथ के लिए, एंड जब आप 1 मंथ के लिए ट्रेनिंग पर आए हैं तब वो काउंटिंग चल रही है, तो आपको यहाँ काउंट किया गया है मुंबई में, तो आपका जो लास्ट रेजिडेंस है उसको आप माइग्रेट कर चुके हैं, उसको आप छोड़कर यहाँ आ चुके हैं मुंबई में. सो इस टाइप के जो माइग्रेंट्स हैं उनको काउंट किया जाता है प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस में, जो कि पॉपुलेशन का 2001 जब सेंसस हुए थे उसके अकॉर्डिंग 31% था. हमारे जो पॉपुलेशन थी उसका 31% जो पीपल थे वो माइग्रेट हो चुके थे अपने लास्ट रेजिडेंस से. We divided the migration into two parts. First one is national. You can say that internal migration means जब आप माइग्रेट कर रहे हैं विद इन अ कंट्री, आप एक ही कंट्री में, आप इंडिया में ही कहीं पर मूव कर रहे हैं, दैट इज द नेशनल और इंटरनल माइग्रेशन. एंड इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक इंटर स्टेट, आप एक ही स्टेट में मूवमेंट कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं,
एंड अनदर वन इज इंट्रा स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो ये तो स्टेट के बेसिस पर देख लिया, अगर एक ही स्टेट में माइग्रेशन हो रहा है इंटर स्टेट, एंड अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा रहे हैं तो इंट्रा स्टेट। बट ये माइग्रेशन क्योंकि कंट्री के अंदर हो रहा है दैट इज नेशनल और इंटरनल माइग्रेशन। अनदर वन इज इंटरनेशनल और यू कैन से दैट एक्सटर्नल माइग्रेशन। हम अब्रॉड में जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, उसे कहेंगे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन या एक्सटर्नल माइग्रेशन, क्योंकि कंट्री से हम बाहर जा रहे हैं, जो हमारी कंट्रीज की टेरिटरीज है उसको क्रॉस करके हम बाहर मूवमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल मूवमेंट। नाउ वी विल रीड द स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल माइग्रेशन और इंटरनल माइग्रेशन विद इन अ कंट्री है, वो उसकी स्ट्रीम क्या है, कहाँ से मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है। सो दीज आर rural to rural migration, another one is rural to urban migration, next one is urban to urban, and the last one is urban to rural. First type of stream of migration is rural to rural, means माइग्रेशन हो रहा है एक रूरल एरिया से दूसरे रूरल एरिया में, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में माइग्रेशन हो रहा है। इस टाइप का जो माइग्रेशन है वो फीमेल से रिलेटेड है, मतलब जो फीमेल है वो मैरिज के बाद में एक गांव से दूसरे गांव में चली जाती है आफ्टर मैरिज। तो इस टाइप का जो माइग्रेशन है ये मोस्टली जो है वो वुमेन का होता है। नेक्स्ट रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, ये सबसे ज्यादा होता है इस टाइप का माइग्रेशन, क्योंकि लोग डिफरेंट वेरियस रीजन की वजह से गांव को छोड़ करके और शहरों की तरफ वो मूव हो जाते हैं, शहरों में वो रहने लग जाते हैं, चाहे वो जॉब के लिए जाएं, चाहे बेसिक फैसिलिटीज के लिए जाएं, चाहे एजुकेशन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो ले जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन है वो रूरल टू अर्बन ही होता है। नेक्स्ट अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन मीन्स सपोज आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, वो एक अर्बन एरिया है, और आप फिर दिल्ली के पास में ही जैसे नोएडा में आप शिफ्ट हो जाते हैं, तो एक अर्बन एरिया से आप दूसरे अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गए हैं, तो दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज अर्बन टू अर्बन। आप एक शहर से दूसरे शहर में चले गए हैं, ये भी डिफरेंट रीजन, मेनली जो ये वाला जो अर्बन टू अर्बन है ये जॉब के लिए होता है। नेक्स्ट अर्बन टू रूरल, ये माइग्रेशन सबसे कम होता है। आप अगर एक बार सिटी में चले गए हैं, सिटी में क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज इतनी ज्यादा है कि अगर आप गांव में आएंगे तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी जॉब छूट गई है या कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है कि फैमिली मेंबर गांव में रहते हैं और उनको देखने के लिए आपको आना पड़ रहा है, उनको संभालने के लिए कोई नहीं है, वो हेल्पलेस हैं, तो आप उनको संभालने के लिए आ रहे हैं अर्बन से रूरल की तरफ, तो ये वाला जो माइग्रेशन है काफी कम देखने को मिलेगा। सो रूरल टू रूरल में हमने पढ़ा कि फीमेल का माइग्रेशन होता है आफ्टर मैरिज, ये वाला माइग्रेशन ज्यादा है एक गांव से दूसरे गांव में। उसके बाद में ये रूरल टू रूरल माइग्रेशन है, ये मेघालय में भी होता है 2%, मतलब वहाँ की जो मैरिज सेरेमनी है वो ऐसी है कि जो मेल होते हैं उनको फीमेल के घर पे आना पड़ता है। सो ये जो रूरल टू रूरल माइग्रेशन है मेघालय में 2% है। रूरल टू अर्बन में आपको बताया गया कि जॉब पर्पसेस के लिए लोग या बेसिक फैसिलिटीज के लिए लोग गांव से और शहरों की तरफ जाते हैं। अर्बन टू अर्बन में मेनली जॉब आपका ट्रांसफर हो गया, आप शिफ्ट हो गए हैं, आपकी कंपनी चेंज हो गई है, दिल्ली में थी अभी वो गुड़गांव में आ गई है, तो ये अर्बन टू अर्बन। देन अर्बन टू रूरल मीन्स आप शहर में रह रहे हैं और उसके बाद में आपको गांव में आना पड़ रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, या तो आपकी जॉब छूट गई है या फिर फैमिली मेंबर्स हैं उनको उनकी देखभाल करने के लिए गांव में वापस से आना पड़ रहा है। सो ये था सम स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। वी ऑलरेडी रीड अबाउट द इंटरनल माइग्रेशन, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल। ओके, सो नाउ वी विल रीड द इंटरनेशनल माइग्रेशन। उस माइग्रेशन की बात कर रहे हैं जो हमारी जो टेरिटरी हमारी कंट्री की उससे बाहर होती है, या तो फॉरेन कंट्री से लोग आ रहे हैं हमारे टेरिटरी में, या फिर हमारी टेरिटरी को क्रॉस करके इंटरनेशनल टेरिटरी में लोग जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में लोग जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल माइग्रेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001 मोर देन 5 मिलियन पीपल का माइग्रेशन हुआ है इंडिया में। इंडिया में 5 मिलियन पीपल से भी ज्यादा लोग माइग्रेट होके इंडिया में आए हैं, एंड
ये 97% इसमें से जो माइग्रेशन है वो हमारे नेबरिंग कंट्री से हुआ है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द माइग्रेशन, दैट इज इमिग्रेशन, मतलब हमारे कंट्री में ये जो माइग्रेशन हुआ है, दूसरी कंट्री से लोग हमारे कंट्री में आए हैं, इमिग्रेशन हुआ है, तो ये माइग्रेशन है, इसमें नेबरिंग कंट्री से 97% जो लोग हैं वो नेबरिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं. मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये श्रीलंका, ये हमारे नेबरिंग कंट्री है. जो ये जो 5 मिलियन से ज्यादा लोग आकर के इंडिया में माइग्रेट हुए हैं, ये 97% इन नेबरिंग कंट्री से. नेक्स्ट, नाउ अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि कितने लोग इंडिया में आए हैं. अब इंडिया से बाहर कितने लोग गए हैं, दैट इज कॉल्ड द डायस्पोरा. इसे डायस्पोरा कहा जाता है. एंड आउट माइग्रेशन, मतलब इंडिया से बाहर लोग चले गए हैं. आउट माइग्रेशन, किसी जगह को छोड़कर जब जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायस्पोरा. तो डायस्पोरा में ये कहा गया कि 20 मिलियन, मतलब 2001 की सेंसस में हमने देखा डायस्पोरा कितने लोगों का मूवमेंट हुआ है इंडिया से फॉरेन कंट्री की तरफ. तो उसमें ये देखा गया डायस्पोरा में कि 20 मिलियन जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो माइग्रेट हुई है ओवर 110 कंट्रीज. 110 देशों में बसी हुई है हमारी 20 मिलियन पॉपुलेशन. सो इंडियन डायस्पोरा को हमने 3 वेव्स पे डिवाइड किया है. मतलब ये जो लोगों का मूवमेंट है दूसरी कंट्री में जाने का, ये काफी पहले से स्टार्ट हो चुका था. तो हमने डिफरेंट फेज में इसको डिवाइड कर दिया है और हमने इनको नाम दिया है 3 वेव्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा की माइग्रेशन है. तो फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन इज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे उस टाइम पे प्लांटेशन वर्क कराने के लिए इंडियंस को दूसरी कंट्री में, क्योंकि ब्रिटिशर्स की इंडिया के अलावा और भी डिफरेंट कंट्रीज में कॉलोनीज थी. अब कॉलोनीज वहां पर थी तो सपोज करिए वहां पर उनका कोई प्लांटेशन वर्क चल रहा है, अभी उनको लेबर की जरूरत है. तो इंडिया के यूपी, बिहार या सेंट्रल प्रोविंसेस, मतलब यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, वहां से वर्कर्स को काम करने के लिए दूसरे आइलैंड कंट्रीज पर, जैसे कैरेबियन जो आइलैंड कंट्रीज है आपकी, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच का जो पार्ट है, या मॉरिशस है, ऐसी जगह पर प्लांटेशन का वर्क करने के लिए ले जाया गया, क्योंकि वहां पर वर्कर्स की उनको कमी थी. तो वर्कर्स की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि इंडिया में भी कॉलोनी है, उनका रूल इंडिया में भी है, तो इंडिया से वो जबरदस्ती लोगों को पैसों का लालच देके या कोई भी एग्रीमेंट साइन करा के कि आप वहां पे काम करेंगे तो आपकी फैमिली को यहाँ पर पैसा दिया जाएगा. तो ऐसा ही एक एक्ट यहाँ पर भी था, जिसे कि गिरमिट एक्ट कहा जाता है, कि 5 साल के लिए प्रॉमिस करवा लेते थे वो पहले ही कि आप काम करेंगे हमारे लिए, लेकिन उनको पुअर कंडीशंस में रखा जाता था और बहुत ज़्यादा उनके जो वर्किंग आवर्स थे बहुत ज़्यादा था, और फिर उनसे लाइफ टाइम वहाँ पर काम कराया जाता था. तो एक कहेंगे कि धोखे से उन्हें दूसरे आइलैंड पर या दूसरी कंट्री में ले जाया जाता था काम कराने के लिए. तो ये इंडेंटेड लेबर थे, इनकी जो कंडीशंस थी वो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन पैसा कमाने के लिए जो इंडेंटेड लेबर्स थे वो पैसों के लालच में ये काम करने को तैयार हो जाते थे प्लांटेशन का. सो जो फर्स्ट वेव है उसमें ब्रिटिश रूल में इंडिया से माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन इस माइग्रेशन का पर्पस यही है कि लोग पैसा कमाने के लिए वहां पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स उनको लेके जा रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स की मर्जी से वहां पर जा रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ वेव इज बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. इंडिया की जब इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी तो उस टाइम से पहले की बात हो रही है. नाउ मूव टू द सेकेंड वेव, प्रोफेशनल्स, आर्टिशियंस एंड ट्रेडर्स. अभी लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज लोग तलाश रहे हैं, लोग काम के लिए मूवमेंट हो रहा है, दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं. जैसे कि जो साउथ में आइलैंड कंट्रीज है, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ऐसी जो कंट्रीज हैं वहां पर लोग जा रहे हैं जॉब के लिए. इनमें आर्टिशियंस थे या ट्रेडर्स थे या प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर है, लॉयर है, मतलब ये लोग भी इन द सर्च ऑफ जॉब है, इनका मूवमेंट हो रहा है. और 1970s में लोगों ने, मतलब लोगों को ये लगने लगा कि अगर हम इंडिया में रहकर पैसा कमाएंगे तो इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो उनका मूवमेंट होने लगा डिफरेंट कंट्रीज में. तो 1970 में जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो इंडस्ट्रीज सेटअप करनी थी या प्रोफेशनल्स थे, वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ मूव होने लगे. एंड इन द थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन व्हाट वाज हैपेंड, दैट इज मूवमेंट ऑफ डॉक्टर्स, engineers, finance experts migrated to US, Canada, Australia, New Zealand because these places are, these countries are highest earning groups. So अब क्या होने लगा है, तो थर्ड वेव जो अब चल रही है कि जो मूवमेंट है डॉक्टर्स का या इंजीनियर्स का
या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मतलब बिजनेस के लिए, या जो साइंटिस्ट है वो माइग्रेटेड टू, ये जा रहे हैं यूएसए की तरफ, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अदर यूरोपियन कंट्रीज की, रशिया की तरफ मूवमेंट हो रहा है इनका। तो इनका मूवमेंट इन कंट्रीज में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप्स हैं। यहाँ पर अगर वो कंपैरिजन करें कि इंडिया में उनको कितना वो सैलरी मिल रही है या फिर इन कंट्रीज में, तो इन कंट्रीज में काफ़ी उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है, सो दे मूव टू दीज कंट्रीज, इस कंट्रीज की तरफ वो मूव हो रहे हैं। और इससे एक बेनिफिट जो इंडियन डायस्पोरा है उससे जो बेनिफिट हो रहा है वो अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज को हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि लोग वहां पर जाकर के काम कर रहे हैं, तो उनकी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है क्योंकि इंडियंस वहां पे काम कर रहे हैं। सो एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम ये भी कहेंगे कि जिसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन हो रहा है मतलब कि अगर इंडिया के जो साइंटिस्ट इंडिया में रह करके जो काम कर सकते थे अभी वो अमेरिका के लिए कर रहे हैं या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के लिए कर रहे हैं, या वो डॉक्टर्स हैं, वो रिसर्च है, वो दूसरी कंट्री में जाकर कर रहे हैं, उन कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर वो हमारे इंडिया में ही रह करके काम करें तो इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इंडिया ज्यादा पावरफुल कंट्री बनेगा। तो थर्ड वेव है वो अब चल रही है कि लोग वर्क के लिए या ज्यादा इनकम के लिए दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, माइग्रेट होते हैं। Students, this is all about for today's session. We will continue in next class. So, do your learning work, written work regularly and make your timetable. आप अपना टाइम टेबल सेट करिए, उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है बिकॉज यू आर इन 12th क्लास। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो टाइम आपको मिल रहा है आप इसका यूटिलाइजेशन करें। मीन्स आपने आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कवर होने वाला है, तो आप अपना जो लर्निंग वर्क है उसको साइड बाय साइड लेकर के चलिए, रिवाइंडिंग वर्क स्टार्ट करिए, अपना चैप्टर्स रीड करिए, इन बिटवीन क्वेश्चंस बनाइए 1 मार्क्स के, बिकॉज ये जो टाइम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, जिसे कहेंगे कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है, तो ये टाइम चला जाएगा, उसके बाद में आप बस उसके लिए पछताते रह जाएंगे। सो उसके लिए आप रिग्रेट करते रह जाएंगे कि टाइम चला गया, हमने वेस्ट कर दिया। तो इससे अच्छा है कि आप बाद में इस बारे में सोचें, तो यूटिलाइजेशन करिए अपने टाइम का, प्रॉपर तरीके से यूज़ करिए, टाइम टेबल बनाइए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए, अपने पेरेंट्स की हेल्प करिए, रिस्पेक्ट करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।